नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, उपग्रह। इससे पहले हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कवर कर चुके हैं। वो टॉपिक था हमारा ग्रह। और ग्रहों से पहले भी हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग थ्योरी और उससे आगे तारों का निर्माण और चंद्रशेखर सीमा को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उपग्रह के बारे में। किसके बारे में? उपग्रह के बारे में। तो जब हमने ग्रहों को देखा तो उसकी परिभाषा हमने ये देखी। परिभाषा क्या, हमने उसको समझा अच्छे से। वो समझने का क्या कारण था कि वो उसका जो उत्पत्ति हो रही है वो कहाँ से हो रही है? सूर्य से ही हो रही है। तो ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई? सूर्य से हुई। अब ग्रहों के चारों तरफ जो पिंड चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपग्रह। यानी कि वो ग्रह के भी पार्ट हैं और ब्रह्मांड में उपस्थित उन सभी पिंडों में भी वो शामिल हैं जिनमें उनको गिनाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे उपग्रह के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा उपग्रह। तो क्या है उपग्रह, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसकी उत्पत्ति एवं इनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है, तो ग्रहों का चक्कर लगाने वाले क्या है? ग्रहों का चक्कर लगाने वाले क्या है? उपग्रह। तो इसमें पहली लाइन क्या आएगी? ग्रहों का चक्कर लगाने वाले पिंड क्या है? उपग्रह। ग्रहों का चक्कर लगाने वाले पिंड क्या है? उपग्रह। ठीक है। अब इन उपग्रहों का जो भ्रमण पथ होता है वो क्या है? परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार होता है। उपग्रहों का परिभ्रमण, यानी कि जो भ्रमण पथ है, परिभ्रमण पथ कैसा होता है? परवलयाकार। परवलय होता है ना, इस तरीके से होता है। ठीक है। तो हम बेसिकली अब हम जो उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे वो चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हम सारे उपग्रहों के बारे में बेसिक जानकारी हम ले चुके हैं, जैसा कि आयोग और अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमने शनि के उपग्रहों के बारे में भी जाना और बृहस्पति और मंगल, इन सभी के जो उपग्रह हैं उनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा है। अब हम बात करेंगे अपने जो उपग्रह, अपना बोले तो पृथ्वी का जो उपग्रह है, क्योंकि अपना इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि जहां पे हम रह रहे हैं तो हम कहाँ रह रहे हैं? पृथ्वी पर रह रहे हैं। तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। चलिए हम चंद्रमा की बात करते हैं। तो क्या है चंद्रमा? चंद्रमा क्या है? एक पिंड है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है और पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। वो क्या करता है? एक दीर्घ वृत्ताकार पे चक्कर लगाता है और झुकाव युक्त कक्षा में परिक्रमा करता है। तो पहले हम इसमें लिखेंगे, नोट करिएगा और नोट्स भी बनाते चलिएगा। ठीक है। यह पृथ्वी की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक है। और इसका ये क्या है? झुकाव युक्त है। कैसा है? झुकाव युक्त। कैसा है? झुकाव युक्त, यानी कि झुका हुआ है ना। झुकने के कारण क्या है? ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है।
है ना। और पृथ्वी की जो परिक्रमा है वो कितने दिनों में करता है? 27 दिनों में। पृथ्वी की परिक्रमा परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 27 दिनों में, ठीक है। और अपने अक्ष पर भी यह उतना ही घूमता है, अपने अक्ष पर घूर्णन भी इसका समान है। अपने अक्ष पर जो घूर्णन है वो भी 27 दिनों का है, यानी दोनों समान दिनों में ये क्या करता है? घूमता भी है, उत्तरी भी है, क्या करता है? परिक्रमा भी करता है, इतने ही समान है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि चंद्रमा का 59% भाग ही हमको दिखाई देता है। इसी कारण हमें चंद्रमा का 59% भाग ही दिखाई देता है। 59% भाग ही दिखाई देता है। फिर इसके बाद क्या है कि ये जब हम इसको कहीं से भी देखेंगे तब हम इसको पृथ्वी पर से तब हम इसको क्या है? इतना ही देख सकते हैं, ठीक है। और इस पे वायुमंडल का इतना हवाव है कि दो व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि जो ध्वनि है, ध्वनि क्या है? एक कण से दूसरे कण में ट्रांसफर होती है, और जैसे जैसे कण में वो बदलती जाती है अपनी ऊर्जा क्या है? खोती चली जाती है। ऊर्जा क्या है? खोती चली जाती है। जब ऊर्जा खोएगी तो क्या होगा? ध्वनि दूर जाते हुए क्या होती है? कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अगर वही ढोल अगर पास में बज रहा है तो इसका मतलब क्या है? आसपास के जो वायुमंडल में जो कण तैर रहे हैं वो क्या है? ज्यादा एनर्जी के साथ क्या है? वाइब्रेट हो रहे हैं, यानी कि त्वरित हो रहे हैं। और जैसे दूर चलते आ रहे हैं वो अपनी ऊर्जा खोती आ रही है। ऊर्जा खोने के साथ साथ क्या हो रहा है? उसमें ध्वनि में क्या होता जा रहा है? कमी आती आ रही है। तो क्या लिखेंगे? वायुमंडल के अभाव के कारण दो व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते। दो व्यक्ति आपस में क्या है? बात नहीं कर सकते, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो उसमें वायुमंडल है ही नहीं। जब वायुमंडल नहीं होगा तो क्या होगा? इस तरीके की परिस्थिति बनेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्लड मून के बारे में। क्या है? एक शब्द है या एक घटना कह लो, ब्लड मून। ब्लड मून, ठीक है। तो क्या होता है ब्लड मून? ब्लड मून के बारे में अगर हम देखें तो यह क्या है? लगातार 4 पूर्ण यानी 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण को ब्लड मून की संज्ञा दी है। अगर लगातार चंद्र ग्रहण हो रहे हैं तो अगर वो लगातार 4 बार हो जाए तो क्या होगा? वो ब्लड मून की संज्ञा उसको दी गई, यानी उसको क्या बोला जाता है? ब्लड मून बोला जाता है। और रेड से संबंध ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको क्या बोला जाता है? ब्लड मून बोला जाता है। और इसको टेट्राड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेट्राड भी कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे? लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों को ब्लड मून कहा जाता है, ठीक है। लगातार 4 अगर चंद्र ग्रहण हो रहे हैं, ठीक है, तो इन 4 चंद्र ग्रहण को टेट्राड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 चंद्र ग्रहण को क्या होता है? टेट्राड भी कहा जाता है, ठीक है। एक तो ये लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण हो रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे? ब्लड मून कहा जाएगा। उन चंद्र ग्रहणों को टेट्राड भी कहा जाता है। मान के चलिए ये हमारा सूर्य है। ये क्या है?
सूर्य, और ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारा चंद्रमा है। ठीक है, तो ये होगा सूर्य, पृथ्वी और ये चंद्रमा। ये हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पढ़ाएंगे, उसमें भी डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा बेसिक देख लो। तो सूर्य से क्या है, किरणें निकलेंगी। सूर्य से क्या होगा, किरणें निकलेंगी। तो वो किरणें कैसे होंगी, इस तरीके से होंगी, मतलब इस पर। तो जब भी पृथ्वी बीच में आती है किसके, चंद्रमा और सूर्य के, तो क्या है, वो जो प्रकाश है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ता। प्रकाश क्या है, चंद्रमा पर नहीं पड़ता। अच्छा, चंद्रमा पर नहीं पड़ता तो वो क्या है, चंद्र ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है, चंद्र ग्रहण कहलाता है। अच्छा, पूर्ण जो चंद्र ग्रहण की जो स्थिति है, क्या है, पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति है, वो जब उत्पन्न होती है तो उसमें क्या है, लाल रंग दिखाई देता है। कैसा है, लाल रंग दिखाई देता है। इसको भी एक बार लिख लो, पूर्ण चंद्र ग्रहण में चंद्रमा लाल रंग का दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है, लाल रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब इसमें आगे पढ़ेंगे हम सुपर मून के बारे में। किसमें, सुपर मून के बारे में। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सुपर मून। देखिए क्या होता है भाई सुपर मून। देखिए, सुपर मून वह घटना है किसके द्वारा, अगर नासा ने एक परिभाषा दी है भाई, ये कौन कह रहा है, नासा कह रहा है। नासा क्या कह रहा है कि ये जो शब्द है वो किसने दिया था, रिचर्ड ने दिया था। किसने दिया था, रिचर्ड ने दिया था। कब दिया था ये, 1979 में दिया था भाई, 1979 में दिया था। ठीक है, किसने दिया था, रिचर्ड ने दिया था। इनका पूरा नाम क्या है, रिचर्ड नोल द्वारा इस शब्द को दिया गया है। किसको, सुपर मून को। ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, चंद्रमा क्या होता है, पृथ्वी के सबसे निकट होता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो बहुत चमकीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, बहुत चमकीला दिखाई देता है और बड़ा भी दिखाई देता है। तो जब वो पृथ्वी के बहुत निकटतम होगा तो वो क्या होगा, चमकीला दिखाई देगा। जब चंद्रमा पृथ्वी के अधिक समीप होता है तो वह कितने परसेंट चमकीला दिखाई देता है, मतलब पहले से अधिक चमकीला। कितना, 30% अधिक। कितना दिखाई देगा, 30% अधिक चमकीला। ठीक है, और 14 यानी 14% क्या है, अधिक बड़ा दिखाई देता है। अधिक बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, इसको पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरिजी फुल मून की संज्ञा भी दी गई है। क्या दी गई है, पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लड मून और सुपर मून में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लू मून के बारे में। किसके बारे में, ब्लू मून के बारे में। तो ब्लू मून क्या होता है, ब्लू मून अगर देखें तो वो भी पूर्णिमाओं पर ही डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, पूर्णिमाओं पर डिपेंड करता है। सुपर मून को कवर करने के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लू मून के बारे में। क्या है ब्लू मून,
ब्लू मून भी बिल्कुल पूर्णिमाओं पर ही डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? पूर्णिमाओं पर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या है कि एक कैलेंडर में जब दो पूर्णिमा है तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होगा वो क्या कहलाएगा? ब्लू मून कहलाता है। ठीक है, बशर्ते क्या है कि उन दो पूर्णिमाओं का जो अंतराल है वो क्या होना चाहिए? 31 दिनों का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 31 दिनों का होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे भाई? लिखेंगे हम दो, जिस माह में, ये लिख लो, जिस माह में दो पूर्णिमा होती है तो दूसरी पूर्णिमा का चांद, दूसरी पूर्णिमा का चांद क्या होता है? ब्लू मून होना चाहिए। क्या होता है? ब्लू मून होता है। ब्लू मून होता है। ठीक है सब। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उनका जो अंतराल है, अंतराल क्या है? अंतराल किसका? पूर्णिमा। पूर्णिमा का अंतराल कितना होना चाहिए? 31 दिनों का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 31 दिनों का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा अगर ये चीजें साल में 2 बार हो जाए, क्या? ब्लू मून। तो ब्लू मून का मतलब क्या है? एक माह में कितनी? 2 पूर्णिमा। कितनी? 2 पूर्णिमा। अच्छा, ऐसा अगर 2 मंथ में हो जाए, कितना? 2 मंथ, जैसे एक माह में हो गया और दूसरे कोई अन्य माह में हो जाए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्या? ब्लू मून। क्या कहते हैं? ब्लू मून ईयर। ब्लू मून ईयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू मून ईयर कहा जाता है। तो लिखेंगे ऐसा जब, ये देखो, जब दो ब्लू मून एक वर्ष में आते हैं तो ऐसे वर्ष को ब्लू मून ईयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू मून ईयर कहा जाता है। ईयर कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो थी वो घटनाएं जो प्रकृति के द्वारा होती हैं। तो कुछ घटनाएं यानी कि कुछ उपग्रह ऐसे होते हैं जो मानव द्वारा कृत्रिम होते हैं, यानी मानव द्वारा क्या होते हैं? बने होते हैं। तो ऐसे ही उपग्रहों के या ऐसे ही जो यान है जो हमने चंद्रमा पर जानकारी के लिए भेजे गए हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो उनमें पहला जो नाम आता है वो कौन है? चंद्रयान। कौन है? चंद्रयान 1। तो भारत द्वारा कितनी कार्रवाई हो चुकी है चंद्रयान की? 3 कार्रवाई हो चुकी है। तो चंद्रयान 1, 2 और चंद्रयान 3। तो ये कब भेजा गया? ये 2008 में भेजा गया है और ये 2019 में भेजा गया है और ये 2023 में भेजा गया है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 चंद्रयान अब अभी तक क्या है? भारत भेज चुका है। कितने? 3 चंद्रयान, 2008, 2019 और 2023 को। ठीक है, तो हम विस्तार पूर्वक अगर हम देखें तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो पहले ही हम बात करते हैं चंद्रयान 1 की। चंद्रयान 1। तो चंद्रयान 1 को जब भेजा गया, वो कब भेजा गया है? 22 अक्टूबर 2008 को। कब भेजा गया? 22 अक्टूबर। इसकी जो तिथि है 22 अक्टूबर की, 22 अक्टूबर 2008 को इसको भेजा गया है। ठीक है, और कहाँ से भेजा गया है? एक स्टेट है हमारे यहाँ, वो कौन सा है? इसको हिंदी में लिख लेते हैं, आंध्र प्रदेश।
कहाँ से? आंध्र प्रदेश से इसको भेजा गया है, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। और जो अनुसंधान केंद्र है उसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से इसको भेजा गया है। ठीक है, कहाँ से भेजा गया? सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से। तो इसको जहाँ से ये लॉन्च हुआ था, मतलब इस जगह पे जो कोई एक जगह भी तो हुई, वो था ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से ये रवाना किया गया है। ध्रुवीय कौन लेके गया इसको? ध्रुवीय, उसका नाम लिखते हैं, है ना, ध्रुवीय प्रक्षेपण या फिर ये उपग्रह लिख लो। हाँ, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, यानी कि इसको अगर शॉर्ट में देखें PSLV, क्या है? PSLV C सेकंड X से रवाना हुआ, से रवाना किया गया है, ये लिख लो, किया गया है। ठीक है, अगर ये भेजने के बाद, ये कब हुआ था? 2008 में। ऐसा करने से भारत को एक नई उपलब्धि प्राप्त हुई, वह एक छठा देश बन गया दुनिया में। कौन सा देश बन गया? छठवां देश बन गया जो चंद्रमा पर गया। ठीक है, तो वो 5 देश कौन से थे जो पहले चले गए? उस समय पहला देश था अमेरिका। कौन था? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका गया, यूरोप, रूस, जापान और चाइना तो चीन। ठीक है, ये 5 देश इस पर पहले उतर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो छठवां देश है वो कौन है? इनके बाद जो भारत क्या है? छठवां देश क्या हो गया? छठवां देश बन गया। इनके के बाद लिख लो, के बाद भारत 6वां देश बन गया, चंद्रमा पर उतरने बना। ठीक है, तो भाई जब कोई चीज भेजी जाती है तो उससे हम एक उम्मीद करते हैं, क्या करते हैं? एक उम्मीद करते हैं कि वह हमें कोई जानकारी दे या कुछ ऐसा बताए जो हमारे लिए आने वाले भविष्य के लिए क्या हो? उपयुक्त हो। तो इसने क्या किया है कि इस पर बर्फ के होने की संभावना जताई है। ठीक है, इसने क्या क्या दिया हमको? बर्फ के होने की जानकारी दी, होने की जानकारी दी। ठीक है, बर्फ के होने की क्या दी? जानकारी दी। अंतरिक्ष यान मून इम्पैक्ट प्रोब को चंद्रमा की सतह पर, ठीक है, उतारा गया। ये कहाँ पर उतारा वो भी तो बताएं। अंतरिक्ष यान मून इम्पैक्ट प्रोब को, इसका नाम था अंतरिक्ष यान मून इम्पैक्ट प्रोब। तो मून इम्पैक्ट अंतरिक्ष यान मून इम्पैक्ट प्रोब को चंद्रमा के कहाँ पर उतारा गया? सतह पर उतारा गया, चंद्रमा की सतह पर उतारा गया। ठीक है, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेंगे, मून इम्पैक्ट प्रोब को। ठीक है, अब इसके बाद जब हम बात करते हैं, चंद्रयान हमने भेजा, कब भेजा? 2008 में। मगर उसके बाद भी हमारी जिज्ञासा और बढ़ती गई। अब जब जिज्ञासा बढ़ी तो जिज्ञासा बढ़ने के साथ क्या होती है? जानकारी और उपलब्ध कराने की क्या बढ़ जाती है? एक इच्छा बढ़ जाती है। तो जानकारी अगर किसी में जिज्ञासा है तो वो क्या करेगा? और आगे बढ़ेगा। तो फिर हमने और एक कार्रवाई की, वो कार्रवाई क्या थी? चंद्रयान 2 की। कौन सी थी? चंद्रयान 2 की। तो चंद्रयान 2 में हमने देखा
क्या देखा भाई, उसके बारे में भी अब हम देखते हैं। तो चंद्रयान 2 में जब हमने देखा इसको कब भेजा गया उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसको भेजा गया 2019 में। कब भेजा गया? 2019 में भी इसको भेजा गया है, मगर वो कब है? 22 जुलाई को भेजा गया है। 22 जुलाई को इसको भेजा गया है। इसको थोड़ा ध्यान रखना है भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो ईयर है वो लोग भूल जाते हैं। पहला कब भेजा? 2008 में, फिर दूसरा 19 और तीसरा 23। ठीक है, कब भेजा गया? 2019 में। ठीक है, इसको भी सेम उसी जगह से भेजा गया है, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से इसको भेजा गया है। और जो अनुसंधान केंद्र है वो भी वही है, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से इसको भेजा गया है। ठीक है, सतीश धवन, ये भी उसी से ही है, और चंद्रयान 3 भी शायद, हाँ उसी से ही है। ठीक है, तो इसका जो प्रक्षेपण किया गया है वो GSLV थर्ड M1 से किया गया है। प्रक्षेपण GSLV थर्ड M1, ये उनके लॉन्च करने की क्या है, मतलब जहां से वो छोड़ते हैं, जो यान होते हैं उनके क्या होते हैं, ये कोड होते हैं। ठीक है, और ये रॉकेट द्वारा, ठीक है, प्रक्षेपण रॉकेट कहते हैं इसको, है ना। और ये क्या हुआ, 7 सितंबर को एक गड़बड़ होगी। वो गड़बड़ क्या होगी? 7 सितंबर 2019, मतलब जुलाई में भेजा, 7 सितंबर 2019 को इससे संपर्क टूट गया। क्या हुआ? इससे संपर्क टूट गया, कोई सिग्नल प्रॉब्लम आई हो या कुछ भी आया हो, तो उससे क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया पृथ्वी से। पृथ्वी पे जो अनुसंधान केंद्र था, कौन इसको मिलता हुआ? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जहाँ से हमारा अंतरिक्ष और ब्रह्मांड की क्या है, जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, और उसकी खोज की जाती है। ठीक है, वहां पे वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, इन्हीं पे रिसर्च करते हैं। तो क्या हुआ भाई, 7 सितंबर 2019 को 2.1 किलोमीटर पहले, कितना? 2.1 किलोमीटर पहले इससे संपर्क टूट गया। संपर्क टूट गया भाई। अब जैसे ही इससे संपर्क टूटा तो क्या निराशा होगी ना, क्योंकि इतनी मेहनत करी और उस पर सरकार का बजट बनता है, बजट के अनुसार उस पर खर्चा भी होता है। और सबसे ज्यादा क्या है कि जो हमारे वैज्ञानिक है उनकी भी मेहनत होती है। जब वो मेहनत करते हैं तो क्या है, जब उस मेहनत का परिणाम पाने के लिए वो एक उम्मीद करते हैं, और जब वो उम्मीद पे कोई चीज खरी नहीं उतरती तो क्या है, एक समझ लीजिए दुख जैसा प्रकट होता है। ठीक है, तो इसको कहाँ उतारना था? दक्षिण ध्रुव, चंद्रयान संपर्क टूट गया। अब इसको जहां पे ये टकराया, कहाँ पे टकराया? जहां पे ये टकराया चंद्रमा से टकरा गया, चंद्रमा से टकराया, क्योंकि वहीं पे जा रहा था। टकराया तो क्या हुआ भाई, उस पॉइंट को जहां पे ये टकराया, उस पॉइंट को बुलाया था तिरंगा पॉइंट। क्या बुलाया था? तिरंगा पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, जहां पर ये टकराया। मगर क्या है, अब वो निराशा हमको हाथ लगी, ये हमने भेजा और क्या हुआ, गड़बड़ हो गई। मगर क्या है कि हार नहीं माननी चाहिए। जब हम कोई भी काम कर रहे हैं या कोई किसी कार्य के लिए हमने उसकी इच्छा जाहिर की है, तो हमें क्या है कि उस कार्य को पूर्ण नहीं हो जाता तब तक हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। यही एक अच्छे व्यक्तित्व की, यानी एक अच्छी पर्सनैलिटी की पहचान है। क्योंकि अगर आप उस कार्य को अगर आपने
प्रण लिया, उसको अगर आप बीच में ही छोड़ देंगे तो आप क्या है, हंसी के पात्र बनेंगे। मगर हम दुनिया में हंसी के पात्र नहीं बने और हमने आगे जाके पूरी दुनिया को क्या किया, चौंका दिया। क्या कर दिया, चौंका दिया। तो अब हम बात करेंगे चंद्रयान 3 की। वो कैसे चौंकाया वो हम देखेंगे। चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 में हम देखते हैं चंद्रयान 3। तो इसको कब कब भेजा गया, इसको भेजा गया 2023 में। कब भेजा गया, 2023 में। 2023 14 जुलाई, वही जुलाई का महीना। उसको क्या कब भेजा गया था, 2019 में 22 जुलाई। इसको भेजा 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, स्थान वही है, सेम स्थान है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ठीक है, यहां से इसको प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, अब इसको जो भेजा गया था, तो इसको भेजा गया किससे, जो लैंडर था, वो लैंडर कौन सा था, लैंडर था विक्रम, लैंडर विक्रम। कौन सा था, लैंडर विक्रम। और रोवर, और क्या बोल, रोवर, 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 रोवर पेलोड, रोवर पेलोड। और इसको प्रज्ञान भी कहा गया। क्या कहा, प्रज्ञान, प्रज्ञान भी कहा गया। ठीक है, अच्छा ये बिल्कुल वैसा ही था, चंद्रयान 2 की तरह था। ये मिशन कैसा था, चंद्रयान 2 मिशन की तरह था, मिशन की तरह था। भाई उससे क्या हुआ, उससे संपर्क टूट गया। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, उम्मीद नहीं छोड़ी, हम उसमें लगे रहे। और उसके लगे रहने से हमको सफलता हासिल हुई। तो हमने क्या किया, इसको सफलतापूर्वक क्या किया, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा। सफलता पूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा। ठीक है, अब जिस इसके कारण क्या हुआ, भारत क्या हुआ, जिस दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना। कौन, भारत। भारत क्या बना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना। और चंद्रमा पर उतरने वाला फोर्थ यानी चौथा देश बना। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, ज्यादा पुराना नहीं है, 2023 का है। ठीक है, और जिस जगह पे ये उतरा था, जिस स्थल पर उतरा था उसको बोला गया शिव शक्ति। शिव शक्ति क्या बोला गया, शिव शक्ति बोला गया। ठीक है, क्या बोला गया, शिव शक्ति स्थल बोला गया। और जब मैंने बताया था कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो क्या है, उसकी सफलता के लिए क्या करते हैं, एक कामना करते हैं, एक उम्मीद करते हैं। तो इससे भी उम्मीद थी, तो इसने क्या खोजा वहां पर, सल्फर और
अन्य सूक्ष्म तत्वों के होने की पुष्टि की। अन्य सूक्ष्म तत्वों के होने की क्या की? पुष्टि की। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अन्य पिंडों के बारे में। उपग्रहों को पूरा करने के बाद अब हम बात करेंगे उल्का पिंडों की। ठीक है। उन अन्य ग्रहों में जो पिंड आते हैं, जैसे उल्का पिंड है, धूमकेतु है, धूमकेतु या पुच्छर तारे या कोमेट जिन्हें कहा जाता है, तो उनके बारे में आज अभी नेक्स्ट हम इनके बारे में ही बात करेंगे। तो पहले जो टॉपिक है वो कौन सा है? उल्का पिंड है। तो उल्का पिंड की जो परिभाषा दी जाती है वो पृथ्वी के संपर्क में दी जाती है। क्या है? पृथ्वी के संपर्क में दी जाती है। ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। ठीक है। मान लीजिए कोई पिंड आ रहा है, वो कहां से आएगा वो भी हम बताएंगे, है ना। तो जैसे कि ये पिंड है, ये पिंड आ रहा है किसके? पृथ्वी पर। तो ये तो होगा उल्का। 3 शब्द है इसमें, हम क्या देखेंगे? 3 शब्दों को देखेंगे। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, यदि पृथ्वी पर पहुंचने यानी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, जैसे कि ये क्या है? ये पृथ्वी का क्या है? यहाँ पर ये वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल। अगर इसमें ये पिंड प्रवेश कर जाता है उसको बोलते हैं उल्का। तो क्या लिखेंगे? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में क्या हो जाता है? प्रवेश कर जाता है, तो उसको बोला जाता है उल्का। ठीक है। यदि वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश तो कर गया, मगर दूसरी स्थिति क्या है कि प्रवेश हो गया उसका। दूसरी स्थिति क्या है? उल्कास्म। वो प्रवेश हो गया और वो पृथ्वी पर नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? जब वो प्रवेश हो रहा था वायुमंडल में, तो वो वायु के घर्षण से क्या हुआ? वो जलकर क्या हुआ? नष्ट हो गया। वायु, इसको लिखते हैं हम, पृथ्वी के वायु मंडल में प्रवेश करने पर वायु एवं इसमें उपस्थित सूक्ष्म कण एवं इसमें उपस्थित सूक्ष्म कणों के घर्षण के कारण क्या हो गया? जलकर नष्ट हो जाता है। जलकर नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? जलकर नष्ट हो जाता है। ठीक है। ये इसको कहते हैं उल्कास्म। यदि पृथ्वी पर वो क्या हो जाए? प्रवेश कर जाए। अब प्रवेश कैसे करेगा? जब जलेगा नहीं। क्या होगा? जब जलेगा नहीं, तो उसको बोलेंगे हम उल्का पिंड। क्या बोलेंगे? उल्का पिंड। तो उल्का पिंड में हम क्या देखते हैं भाई? ये पृथ्वी के वायुमंडल में आया, आते आते क्या हुआ? उसकी पृथ्वी पर गिर गया। मगर ये पिंड पृथ्वी पे पहुंचेगा कैसे वो हम देखते हैं। कि उसमें हम क्या देखेंगे कि कुछ पिंड क्या है? वायुमंडल से घर्षण से पूर्णतः नहीं जल पाते। ठीक है। तो वो क्या होते हैं? पृथ्वी पर प्रवेश कर जाते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः नहीं जल पाते।
पूर्णतः नहीं जल पाते। जल का मतलब यह आग लगना, नहीं जल पाते। और पृथ्वी पर चट्टानों के रूप में आकर गिर जाते हैं। पृथ्वी पर चट्टानों के रूप में आकर गिर जाते हैं। तो इनको कहा जाता है उल्का पिंड। क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है उल्का पिंड। ठीक है, तो ये वो पिंड है जो उपग्रहों के अलावा होते हैं। क्या होते हैं? उपग्रहों के अलावा होते हैं। इनको मेटोराइट भी कहा जाता है। मेटोराइट भी कहा जाता है। मेटोराइट भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में। अब हम बात करेंगे उल्का बौछार की। ठीक है, क्या होती है उल्का बौछार? उल्का बौछार, इसको यहाँ लिख लेते हैं। उल्का बौछार। अब ये बौछार मतलब पानी वाली बौछारें नहीं है, ये उल्काओं की बौछारें हैं। ठीक है, जब पृथ्वी पर एक साथ उल्का पिंड क्या है पहुंचते हैं या उन पर गिरते हैं, तो क्या होता है? उल्काओं का सबसे बड़ा तो क्या होता है? एक ग्रुप आता है। ठीक है, एक समूह आता है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? उल्का बौछार कहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें? जब पृथ्वी पर एक साथ कई पिंड पहुंचते या गिरते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उल्का बौछार कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो था उल्का पिंड के बारे में। अब हम बात करेंगे पुच्छल तारे या धूमकेतु के बारे में। ठीक है, वो भी क्या है? एक तरीके से पिंड है जो अंतरिक्ष में गति करते रहते हैं। तो वो नाम है हमारा पुच्छल तारा। पुच्छल मतलब पूंछ वाला तारा। पुच्छल या धूमकेतु। पुच्छल या धूमकेतु। ठीक है, तो ये क्या होते हैं भाई, इनके बारे में भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये एक पूंछनुमा आकृति होती है। कैसी होती है? पूंछनुमा आकृति होती है। पूंछनुमा आकृति होती है। ठीक है, इस तरीके से ये दिखाई देता है ना। तो इसका कई पार्ट भी होते हैं, तो थोड़ा अच्छा सा बना देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। क्योंकि डायग्राम से ही क्या है, ज्योग्राफी समझ में आती है। बिना डायग्राम के ज्योग्राफी समझ में नहीं आती। ठीक है, तो ये जो पूंछ होती है इसको बोलते हैं धूल पूंछ। क्या बोलते हैं? धूल पूंछ। धूल पूंछ बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को कोमा। क्या बोला जाता है? इसको कोमा बोला जाता है। इसका जो सेंटर पार्ट है वो क्या होता है? नाभिक। और जिस आवरण के साथ ये आता है उसको बोला जाता है हाइड्रोजन आवरण। जो आवरण जो होता है ना, कैसा होता है? हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन आवरण। और जिस सूर्य की तरफ आकर्षित होते हैं, सूर्य की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये तो है पुच्छल तारे का एक डायग्राम है ना। अच्छा, धूमकेतु जो शब्द है ना, वो लैटिन शब्द से आया है। लैटिन शब्द है। तो धूमकेतु शब्द लैटिन शब्द कौन सा है? कोमेटा। कौन सा है? कोमेटा से
आया। ठीक है। अच्छा, कोमेटा का मतलब क्या होता है? कोमेटा का अर्थ होता है लंबे बालों वाला। क्या होता है? लंबे बालों वाला। तो हम लिखेंगे कोमेटा का मतलब क्या है? लंबे बालों वाला। और धूमकेतु भी ऐसे होता है, इसलिए इसको धूमकेतु कहा गया है, यानी कोमेटा का लंबे बालों वाला। ठीक है। अब नेक्स्ट है ये क्या होते हैं? ये पृथ्वी से दूर होता है। अब देखो इनका जो स्रोत है, पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा ये स्रोत आते कहाँ से है। एक जब ग्रह खत्म होते हैं, जो अरुण वरुण और जो नेक्स्ट जो पहले जो ग्रह था प्लेटो, उसके बाद एक बेल्ट आती है। कौन सी आती है? कूपर बेल्ट। कौन सी है? कूपर बेल्ट। तो वो कूपर बेल्ट से इनका आगमन होता है। कूपर बेल्ट, कूपर बेल्ट से क्या होता है? आगमन होता है कि इनका जो है स्रोत है किसके? उल्का पिंड, उल्का पिंडों को कह लो या धूमकेतुओं को कह लो। स्रोत कहाँ है इनका? कूपर बेल्ट से प्रवेश करते हैं। ठीक है। ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड होते हैं। कैसे होते हैं? हिमानी गैसों के पिंड होते हैं जो सूर्य से क्या होते हैं? जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्रों में रहते हैं। कैसे रहते हैं? दूर व अंधेरे क्षेत्रों में रहते हैं। फिर क्या होता है? ये सूर्य के चारों ओर ये लंबी और अनियमित असंकेंद्रित कक्षा में क्या करते हैं? घूमते हैं। असंकेंद्रित को मतलब इंसेंट्रिक। ठीक है। अच्छा, जो लंबी अवधि के धूमकेतु होते हैं वो 70 से 90 वर्षों में आते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा लिख लेंगे। धूमकेतु है क्या चीज? ठीक है, हिमानी एवं बर्फ के आकाशीय पिंड, हिमानी एवं बर्फ के आकाशीय पिंड होते हैं। ठीक है। हिमानी एवं बर्फ के आकाशीय पिंड होते हैं और सूर्य से क्या होते हैं? दूर होते हैं। और सूर्य से इतना दूर होते हैं कि इन पर इनकी रोशनी नहीं पड़ पाती। सूर्य से ठंडे एवं अंधेरे क्षेत्र में होते हैं। सूर्य से ठंडे, सूर्य से दूर का, सूर्य से दूर ठंडे एवं अंधेरे क्षेत्र में होते हैं। कैसे होते हैं? अंधेरे क्षेत्र में होते हैं। और इनके चारों तरफ एक वो क्या होता है? हाइड्रोजन का आवरण होता है। और जब ये सूर्य के, देखो एक चीज और है, जब जैसे ये सूर्य की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है? बर्फ के बने हैं तो क्या होगा? बर्फ क्या होगी? पिघलेगी और जो बर्फ में जमे हुए धूल के कण है वो क्या करेंगे? वो चमकेंगे सूर्य के प्रकाश के आगे। तो जैसे ही वो चमकेंगे तो क्या होगा? बर्फ पिघलेगी और ये व्हाइट कलर का एक पूंछ सी बनाते हुए हमको दिखते हैं। ठीक है। और ये चमकने का मतलब ये है कि वो बर्फ पिघल रही है और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए वहां से गुजरते हैं। ठीक है। अनियमित सूर्य के चारों, सूर्य के चारों ओर अनियमित गति और असंकेंद्रित, ठीक है, असंकेंद्रित क्या है? कक्षा में घूमते हैं। असंकेंद्रित कक्षा में घूमते हैं। देखो अगर इसका लॉजिक तुम समझ गए तो ये समझ लो कि आपको पुच्छल तारा और धूमकेतु आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। लंबी अवधि के जो धूमकेतु होते हैं ना वो क्या है? 70 से 80 वर्षों में दिखाई देते हैं। लंबी अवधि के धूमकेतु 70 से 80 या 90 वर्षों में क्या होते हैं? दिखाई
देते हैं। ठीक है सर, 70 से 80-90 वर्षों में ये क्या है, दिखाई देते हैं। ठीक है, एक पुच्छल तारा है जिसका नाम है हेली, हेली पुच्छल तारा, हेली पुच्छल तारा। तो हेली पुच्छल तारा क्या है भाई? हेली पुच्छल तारा जो है वो बहुत लगभग 76 वर्षों में हमें अंतराल में दिखाई पड़ता है। तो पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था, ये क्या है, 76 वर्षों के अंतराल में दिखाई देता है। ठीक है, कितने दिनों में दिखाई दे, 76 वर्षों में। जब इस अंतराल में दिखाई देगा तो पहली बार हमको कब दिखाई दिया था, ये 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था। तो अगर 76 अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये अब कब दिखाई देगा, 2062 में। तो भाई देखना भाई 2062 में वर्ष में दिखाई देगा, यानी कि बहुत काफी टाइम हो जाएगा उस टाइम पे। तो 2062, अभी तो 2025 चल रहा है, तो 2062 में क्या हो जाएगा, काफी टाइम हो जाएगा। तो ये पुनः दिखाई देगा कब, 2062 में। ठीक है, अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम और भी देखेंगे, जैसे अभी इसको साफ करना पड़ेगा, पहले इसको साफ कर देते हैं। और भी थोड़ा धूमकेतु के बारे में हम पढ़ लेते हैं, इससे क्या है कि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से और कहाँ से ये प्रवेश करते हैं। ठीक है, और एक और है बर्नार्डिन नेली, उन्होंने क्या किया, बर्स्टिल, जो कि अब तक का सबसे बड़ा क्या है, बर्फीला धूमकेतु है, जिसे नवंबर 2010 में खोजा गया। कब खोजा गया, नवंबर 2010 में। क्या नाम है उसका, बर्स्टिन। क्या नाम है, बर्स्टिन। ठीक है, इसको खोजकर्ता कौन थे, बर्नार्डिन नेली। क्या नाम था उनका, बर्नार्डिन नेली। क्या बर्नार्डिन नेली नाम था इनका, है ना। अब ये क्या है, अब तक का सबसे बड़ा बर्फीला, अब तक का सबसे बड़ा बर्फीला क्या है, धूमकेतु है, केतु है। और इसे कब खोजा गया, नवंबर 2010 में इसकी क्या हुई, खोज हुई। नवंबर 2010 में क्या हुआ, इसकी खोज हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम 16 साइकी। किसकी, 16 साइकी। 16 साइकी। तो 16 साइकी क्या है भाई, उसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। 16 साइकी नासा वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया क्या है, 16वां क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह जानते हो, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में नासा ने ही उसको डिसाइड किया है कि वो एक ठोस पदार्थों से बनी हुई क्या है, एक बेल्ट है पूरी, बहुत सारे क्या है, पिंड है उसमें, क्या है, बहुत सारे पिंड है। तो इसके बारे में लिखेंगे, तो ये क्या है, 16वां क्षुद्र ग्रह है, जो किसके द्वारा खोजा गया है, नासा द्वारा खोजा गया है, नासा द्वारा खोज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे चिक्सलूब इम्पैक्टर। चिक्सलूब इम्पैक्टर, चिक्सलूब इम्पैक्टर। चिक्सलूब इम्पैक्टर क्या है भाई, उसके बारे में देखते हैं। तो चिक्सलूब इम्पैक्टर जो है एक क्षुद्र ग्रह ही है, जो ऐसा माना जाता है जो हमारे पृथ्वी पर जो डायनासोर को खत्म करने वाला है वो यही है। कौन है, चिक्सलूब इम्पैक्टर, जो 66 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ, ये पृथ्वी पर आ गिरा। और गिरने के कारण क्या हुआ, वो पूरी पृथ्वी पे जितने भी जीव थे उनको तबाह कर दिया।
अच्छा, ये जब गिरा था तो उस टाइम पे जो एरा था वो डायनासोर का था, मतलब डायनासोर वगैरह बड़े बड़े जो जीव थे उनका एरा था। ठीक है, और इसका जो व्यास था वो 10 किलोमीटर से भी बड़ा था। ठीक है, कितना था? 10 किलोमीटर से भी बड़ा था। तो ये क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है। क्या है? क्षुद्र ग्रह। जी देखो, ये नाम आ सकता है कौन सा इम्पेक्टर, यानी कौन सा क्षुद्र ग्रह गिरा था, तो हम लिखेंगे चिक्सलू इम्पेक्टर। चिक्सलू इम्पेक्टर गिरा था, एक क्षुद्र ग्रह है, ऐसा माना जाता है कि यह 66 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर गिरा और डायनासोर जैसी प्रजातियों को खत्म कर दिया। ठीक है, इसको बोला जाता है चिक्सलू इम्पेक्टर। ठीक है, अब इसके टकराने से क्या होगा कि ये प्रजातियां हो गई खत्म। अब खत्म हुई, इसका जो साइज था, यानी इसका जो साइज था क्या था आकार में, ये कितना था? ये था 10 किलोमीटर, यानी इसका जो व्यास कह लो, साइज तो नहीं, व्यास कह लो, व्यास कितना था? 10 किलोमीटर से भी ज्यादा था, 10 किलोमीटर से भी क्या था? ज्यादा था। अब नेक्स्ट इसको और रफ करना पड़ेगा। आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो छोड़ा जाए। ठीक है, सारे टॉपिकों की क्या है आपको कवर कराया जाएगा। आपको शायद मैं बता दूं, यूट्यूब पर इतना डीप भूगोल कोई नहीं पढ़ा रहा है जितना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि सब लोग क्या है, सीरीज से कोई नहीं पढ़ा रहा, और करा भी रहा है तो कोई क्लियर नहीं कर रहा, क्यों हुआ कैसे हुआ नहीं बताएगा। ठीक है, तो इस वजह से आप इस चैनल पे आए हैं तो अपने आप को खुशनसीब समझिए कि आप बहुत अच्छे कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, एक साथी के तौर पे मुझे लीजिए और आपको बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा यहाँ से। अब बात करते हैं क्वेसर की। क्या है क्वेसर? क्वेसर एक पिंड है। क्या है? एक पिंड है। कौन सा? खगोलीय, एक चमकीला पिंड है ना। अब ये ऐसा है कि ये बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करता है। एक चमकीला खगोलीय क्या है? पिंड है, खगोलीय पिंड है। क्या है? खगोलीय पिंड है जो बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है रॉक ब्लैक होल। कौन सा है? रॉक ब्लैक होल। ठीक है, ये क्या है भाई? दो या दो से अधिक अगर ब्लैक होल होते हैं, दो या दो से अधिक ब्लैक होलों के समूह को क्या बोला जाता है? रॉक ब्लैक होल। तो इसके बारे में भी लिखेंगे, दो या दो से अधिक ब्लैक होलों के समूह को क्या है? रॉक ब्लैक होल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉक ब्लैक होल कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे नक्षत्र। ये कहते हैं नक्षत्र खराब है, तो नक्षत्र कैसे खराब होते हैं? नक्षत्र कभी खराब नहीं होते। ठीक है, इंसान जब पैदा हो गया वो हो गया, फिर उसके बाद वो जैसा क्या
कार्य करेगा उसके अनुसार कुदरत और प्रकृति उसको क्या है, फल देती है। ठीक है, फिर नक्षत्र का कोई सिस्टम नहीं होता। अच्छा, नक्षत्र होते क्या है, एक निश्चित आकृति में क्या है, तारों का समूह होता है। क्या होता है, निश्चित आकृति में तारों का समूह। एक निश्चित आकृति में तारों का क्या होता है, समूह होता है। एक अरेंजमेंट होगा, उसकी फिक्स वैल्यू होगी, तारों की क्या होगी, फिक्स वैल्यू होगी, जिसमें कई ऐसे नक्षत्र हैं जो कि मेघा, स्वाति, चित्रा, हस्त और विशाखा। ठीक है, मेघा कौन कौन से हैं, मेघा, स्वाति, चित्रा, ठीक है, हस्त और विशाखा, ये प्रमुख है। ठीक है, इनकी जो संख्या है वो कितनी है, संख्या कितनी है, 27। कितनी है, 27 बोले तो 27 है। कितनी है, 27 है। मगर भारतीय मनीषियों ने एक 28वें अभिजीत नामक नक्षत्र की क्या की है, परिकल्पना में सोचा होगा। ठीक है, तो भारतीय मनीषियों ने एक 28वें अभिजीत नामक नक्षत्र की परिकल्पना की है। अभिजीत नामक नक्षत्र की क्या की है, परिकल्पना की है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये नक्षत्र जो है एक अरेंजमेंट में दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, अरेंजमेंट में दिखते हैं। ठीक है, तो इसको हस्त कर लो, इसको है ना, हस्त विशाखा, हाँ ये सही है। ठीक है, अरेंजमेंट में देखते हैं, एक फिक्स आकृति होती है, तभी ये क्या है, एक अच्छा मतलब सुंदर समूह बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तारामंडल। ठीक है, क्या है, तारामंडल। सूर्य कितने तारामंडलों से होकर गुजरता है, ये आप कमेंट करके बताइए। ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, सूर्य कितने तारामंडलों से होकर गुजरता है, ये मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, सूर्य एवं सौरमंडल के बारे में। ठीक है, तो इनको क्या है, आकाश में पाए जाने वाले क्या होते हैं, सुंदर आकृति में दिखने वाले व्यवस्थित तारे होते हैं। आकाश में पाए जाने वाले सुंदर एवं व्यवस्थित तारे होते हैं। कैसे होते हैं, सुंदर एवं व्यवस्थित तारे होते हैं। कैसे होते हैं, सुंदर एवं व्यवस्थित तारे होते हैं। ठीक है, अब इनमें भी इनकी भी क्या हो गई है, खोज हुई है। तो कुछ तारे के नाम है तारामंडलों के, उनका नाम है सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या नाम है, सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि के बाद ओरियन, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में भी बताइएगा, क्या है ओरियन। ओरियन, ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या है ओरियन। और तारामंडल, कितने तारामंडलों से सूर्य निकलता है, ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हरक्यूलियस एक नाम है, हरक्यूलियस। हरक्यूलिस जो तारामंडलों में आता है। ठीक है, एक है सेंटोरस। क्या है, सेंटोरस जो सबसे बड़ा तारा है। जो सबसे बड़ा, जो क्या सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमने एक चैप्टर पूरा कर लिया है, वो चैप्टर है सामान्य भूगोल। तो सामान्य भूगोल हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद हम इसी सामान्य भूगोल में
एक नेक्स्ट चैप्टर और पढ़ेंगे, वो होगा पृथ्वी की गतियां। क्या होंगी? पृथ्वी की गतियां। तो हमने इसके बारे में ये जाना कि किस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, यानी कि ये चैप्टर था वो पूरा ब्रह्मांड पे था। आगे हम पृथ्वी पर बढ़ेंगे तो किस तरीके से पृथ्वी गति करती है। तो ब्रह्मांड में हमने अब तक ये पढ़ा कि किस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, किन किन अवधारणाओं से उसका जन्म हुआ। फिर आगे हमने बिग बैंग थ्योरी, आकाशगंगाएं, आकाशगंगा में सौर मंडल एवं सूर्य, फिर हम आए ग्रहों के बारे में। फिर ग्रहों को विस्तार पूर्वक एक अलग सेपरेट चैप्टर के रूप में पढ़ा और उनके बारे में विस्तार से जाना। फिर हमने पढ़ा उपग्रहों के बारे में, चंद्रमा के बारे में पढ़ा, चंद्रयान जो भेजे गए और जो भी मिशन भेजे गए मंगल पर, है ना, तो उनके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा। फिर हमने उल्का पिंड और पुच्छल तारे के बारे में भी जाना और जो बेसिक शब्द जो आते हैं उनके बारे में भी हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा। आगे हम ऐसे ही क्लास जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।